अस्सलाम वालेकुम। मैं ना वर्कशीट लेके आई हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट की, और वो आप लोगों ने करनी है। सही है, एसी नहीं चल रहा है क्या? क्यों? ओके फाइन। और जो ऑनलाइन है, कौन है? रबाब है ऑनलाइन? अच्छा ठीक है रबाब, मैं आपको पिक्चर भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, आप वहां पे इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके पिक्चर जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं चेक करके आपको फीडबैक दूँ, ठीक है? ओके, तो आप चाहें तो मीटिंग लीव कर दे और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अब इसी वक्त क्लास में आप ये करना शुरू हो जाएं और क्लास के बाद आप मुझे भेज देना। सही है? रबाब चली गई? नहीं, रुक जाओ रबाब, आप जाए नहीं अभी यहाँ से। लिसन, आप रहें यहीं पर ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछती रहें। मैं हूँ यहीं पर ही हूँ मीटिंग में, ठीक है? ओके चलो क्या हुआ? अच्छा, थोड़ा सा आइडिया होगा तुम लोगों को कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे होंगे। आएंगे एमसीक्यूज, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं आप लोगों को। एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर मिक्स, बस जो पढ़ा है पढ़ के अच्छे से आ जाना, याद करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ के अच्छे से आ जाना। देखिए लिसन, आपके ऑल दो फाइनल एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं, लेकिन आप तैयारी तो पूरी करके जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे, ठीक है? तो आपको मिक्स चीजें हर वक्त मिला करेंगी। बस आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करें। बात समझ आ रही है? लेकिन समझ में तो आए हुए होंगे ना? इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। वो एमसीक्यू में ही किसी तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। पता है किस तरह? वो आपसे एक एमसीक्यू देंगे, द पार्ट ऑफ दिस which is not which option is not correct for the statement। अब उसमें से चार चीजें is going for the statement, तीन चीजें is going with the statement, one is not going। ठीक है, अभी आप बायो का तो पूरा ही करके आने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, आप पढ़ के पूरा आएंगे और फिर जो भी पेपर होगा वो मिक्स्ड है। अभी सिर्फ एमसीक्यू बेस नहीं आ सकता जब तक आपका ज्यादा कोर्स ना कवर हो जाए। आपको बताया गया है कि साइलेंट टिश्यू में से सिर्फ 5-10 एमसीक्यू आ रहे हैं, तो 5-10 का तो पेपर नहीं बना देंगे ना हम आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए तो पूरा पेपर बनाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फिर वो एमसीक्यू बेस्ड आए, ईआरक्यू आए, सीआरक्यू आए, आपको आना चाहिए। सही है, इसलिए मैं अभी से बता रही हूँ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम बोर्ड के पेपर के लिए आपको टफ वाली चीजों के लिए ही तैयार करेंगे, ठीक है? है? हाँ, क्या? नहीं, यस, लेकिन वो एमसीक्यूज इतने टफ होंगे कि आपको अब की सोच है, इसलिए आपको हर चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। ओके, अब मुझे जरा रबाब को भेज देने वर्कशीट प्लीज, और आप लोग शुरू हो जाए करना, वर्कशीट करना शुरू हो जाए। मैं अभी आप लोगों को और एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप कहेंगे तो। ऑब्वियसली अभी करनी है, फौरन फौरन, तभी तो पता चलेगा कि क्या है ये। जब क्लास में आप आते थे और अचानक चले जाते थे। हाँ जी नहीं वरीशा, आपने ये 9th अल्लामा में पढ़ा है, यही पढ़ाया है सब कुछ, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में है, सेल में भी है। ये आपने कल एक्टिव पैसिव की भेजी थी ना पीडीएफ। हाँ जी पूरे चैप्टर जी, एक्टिव पैसिव यानी ट्रांसपोर्ट। क्या कह रहे हैं जैसे मास्क नीचे करके बोल रहे हो चाहे तो करो, टेस्ट नहीं है भाई, बगैर सो करे लेके हम कर सकते हैं, यानी बस नहीं, ट्राई करो, बहुत आसान है, मैं अभी एक्सप्लेन करना भी शुरू कर रही हूँ। लाइन देखिए यू गर्ल्स, रबाब मैंने वर्कशीट भेज दी है, आप प्लीज चेक करें, आपको मिल गई है व्हाट्सएप पे। मिल गई है आपको वर्कशीट? ओके चलिए आप स्टार्ट कर दीजिए करना, और फिर कोई प्रॉब्लम हो आप यहीं पे अनम्यूट होके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ मीटिंग में। और मैं जो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ इन लोगों को, वो भी आपको आवाज आ जाएगी, आप मीटिंग अपनी ऑन ही रखिए। चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाती हूँ। A student, listen, question number 1. A student investigated the diffusion of substances through whisking tube, an artificial membrane which has some of the properties of cell membrane. The student made a bag of whisking tube as shown in the figure. ये जो ट्यूब गिवन है whisking tube कहलाती है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इट्स लाइक अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ मटेरियल को अलाउ करती है वो टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। तो ये मटेरियल भी जो है, ये विस्किंग ट्यूब की मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की तरह है, जो मटेरियल कुछ मटेरियल को अलाउ करेगी और कुछ को नहीं करेगी। ठीक है, फिर द स्टूडेंट एडेड सम आयोडीन सॉल्यूशन टू द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर के साथ आयोडीन सॉल्यूशन मिला दिया गया है। आफ्टर 30 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर, द कंटेंट ऑफ द विस्किंग बैग वर स्टेन्ड ब्लू ब्लैक but the water outside remain a yellow color। अब इसमें दूसरी चीज भी एडेड है, ये क्वेश्चन जो बोला जा रहा है आपको, जो समझाया जा रहा है, इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1, एक तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पासिंग हो रही है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं,
सेकेंडली ये कि अगर आयोडीन सोल्यूशन है जो विस्किंग जो बाहर वाली ट्यूब में है बट नॉट इनसाइड द विस्किंग ट्यूब, वो बाहर वाली ट्यूब से अगर विस्किंग ट्यूब में जा रहा है और विस्किंग ट्यूब के अंदर मौजूद स्टार्च को ब्लू ब्लैक कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अभी रिसेंटली हमने फूड टेस्ट पढ़ा है, उस फूड टेस्ट में आयोडीन टेस्ट था जो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलरेशन देता था। तो जब स्टार्च बाहर से अंदर चला जाएगा तो वो स्टार्च के साथ आयोडीन बाहर से अंदर जाएगा तो अलोंग विद द स्टार्च वो ब्लू ब्लैक कलरेशन दे देगा। तो यहाँ दो चीजें हो रही हैं, एक तो स्टार्च टेस्ट भी हमने इधर पूछ लिया हुआ है या बताया हुआ है, सेकेंडली आयोडीन सॉल्यूशन विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बाय डिफ्यूजन, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसकी और इनसाइड द ट्यूब आयोडीन सॉल्यूशन तो था ही नहीं स्टार्च का, इनसाइड ट्यूब कम है, तो इट विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दिस इज डिफ्यूजन। सही है, और बाहर उसका कलर सेम ही रहेगा इसलिए क्योंकि बाहर स्टार्च थोड़ी है जो ब्लू ब्लैक कलरेशन हो जाए। सही है, अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रिजल्ट्स। इन्होंने रिजल्ट बता दिया है दैट द विस्किंग ट्यूब चेंज इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक। एक्सप्लेन द रिजल्ट, क्यों हुई है विस्किंग ट्यूब ब्लू ब्लैक? दो बातें बतानी है आपको। नंबर वन, स्टार्च मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, iodine will move from outside to inside from higher concentration towards lower concentration by diffusion. This is the first thing. Second thing is iodine give a positive test in a starch and will change the color of a starch to blue black coloration. Clear? ये दोनों बातें आपको इसमें बतानी है। डिफ्यूजन एंड आयोडीन टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखें, टर्न करें पेज, सेकेंड क्वेश्चन देखें। स्टेट 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू मेम्ब्रेन। कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से मूवमेंट के वक्त इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, व्हाट एल्स? हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हियर, रूम टेम्परेचर है, सही है। व्हाट एल्स? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दिस आल्सो इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल होती, तो कोई भी चीज बगैर रुके हुए अंदर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल हर चीज को, सेल वॉल इज परमिएबल एंड अलाउ ऑल द मटेरियल टू एंटर। सही है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या है? थर्ड चीज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हो गई, एंड व्हाट एल्स? The type of the molecules, type of molecules, किस टाइप के molecules हैं which can easily pass through the cell membrane? हमने टाइप्स पढ़ी थी ना, पोलर स्मॉलर मॉलिक्यूल, पोलर लार्जर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज दिस। डिफाइन द टर्म्स डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब पूछा यहाँ थियोरेटिकल गया है, बट दिस आल्सो विल बी आस्क्ड or can be asked in the multiple choice. Definition दे के what is the correct statement पूछा जा सकता है, और which statement is going through the correct definition, इस तरह पूछा जा सकता है। ठीक है, या what is the mistake in the definition। तो इसको भी आपको definition correct पता होना चाहिए कि क्या definition है इसका। Question number 2, some plants can be grown in water using the technique of hydroponics. Hydroponics क्या चीज होती है? जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं, वाटर में ही हर चीज मौजूद होती है, मिनरल्स होते हैं, एक्सेस मिनरल्स होते हैं, तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। The roots are in water and supplied with the ions that they need at the concentration that support maximum growth. Some ions can be absorbed both by diffusion and by active transport.
State two features of diffusion that do not apply to active transport. Ions, इतनी बड़ी कहानी के बाद सिंपल बात ये है कि how the ions absorb through the root layers. कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो इसलिए होते हैं बिकॉज it is down the against the concentration gradient from lower concentration to higher concentration. अब अगर डिफ्यूजन हो रही है तो व्हाट आर द फैक्टर्स? क्या वजह होगी कि डिफ्यूजन होगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन. सही है. अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ रूट्स आर एडेप्टेड टू एब्जॉर्ब आयंस. रूट का स्ट्रक्चर याद है? एडेप्टेशन पढ़ाई थी. आप क्लास में नहीं होते क्या? उस दिन आप क्लास में बैठे हुए थे जब मैंने रूट पढ़ाया था, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन. मुझे साथ ही नहीं इस दिन से पता नहीं आप कर क्या रहे हैं अपने साथ. जो मतलब मैं सेल से लेके कहीं भी जाऊं ना, आपको कुछ भी याद नहीं. मेरे पास पुराने और आपको टेंशन भी नहीं है. मैंने बोला सर को, सर पुराने लेक्चर कल ही मैंने ग्रुप पे भेजे हैं. पीडीएफ फाइल भेजे ना पूरे लेक्चर. तो पीडीएफ फाइल खोलने की जहमत की है आपने? इसलिए तो बोला कि आपने भेजी. कोई भी मुझे इस क्लास में ना इतना विलिंग नहीं लग रहा होता कि कोई पढ़ने के लिए आया है. जो चीज पूछो ये तो हमने की ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है, जबकि सारा शुरू से लेकर अब तक पढ़ा रही हूँ मैं, और आप सारे लोग शुरू से ही हैं हर क्लास में. और अगर नहीं है तो वो आपकी गलती है कि आप नहीं है. करें जितना मैंने बता दिया उतना तो करें. रूट की एडेप्टेशन मनीषा आपको भी नहीं पता? लाइबा वेरी गुड. दिमाग भी चलना बंद हो गया है क्या? जो समझाया जाता है वो सुनने से ही समझ आ जाता है, उसको याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है. अब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो आप कैसे करेंगे जबकि अभी तो सेल ही पे अटके हुए सब. तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो याद है उमेश? उसमें तो थे तुम क्लास में, अकेले तुम ही बैठे हुए थे, बाकी सब ऑनलाइन थे. लेक्चर मेरे पास जो जिस क्लास में हो वो देखा हो तो रिवाइज करो. चले रिवाइज करते जाएं साथ साथ और सॉल्व करते जाएं. और ये वर्कशीट अगर अभी नहीं होगी तो घर से करके आएंगे ये आप लोग. इसीलिए अभी कह रही हूँ ताकि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं साथ साथ. घर पे कैसे करेंगे जब कुछ कोई आएगा ही नहीं तो. चले एटलीस्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को छोड़े वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ये बाकी की करें आप लोग, अभी जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो आप बाद में बेशक कर लीजिएगा. रबाब आपके क्या हाल है, जरा आप भी बता दीजिए. समझ में आ रहा है जो कुछ मैंने अभी बताया है? यस मिस. अच्छा, आपको वर्कशीट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आपको बिल्कुल समझ में आई है? यस बिल्कुल समझ में. जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही. यस समझ में आ रही है. वेरी गुड. तुम्हें तो याद है ना हर क्लास में होती हो तुम तो कि क्या क्या पढ़ाया गया. ठीक है, गुड. करें आप. छोड़ दिया. बाकी क्लासेस में होती है तो यहाँ बारे में नहीं है. ये वाला चैप्टर आपने फिजिकल क्लासेस होने से पहले कितने हफ्ते पहले कराया? 2 हफ्ते पहले. देखिए फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई थी जब मैं आप लोगों को यहाँ पे वो पढ़ा रही थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने करना तो शुरू करें ना. आपको
और नोट्स भी आपको दे दिए हैं अब तो, और अभी तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है वर्कशीट के किस तरीके से क्या क्या बातें पूछी गई हैं और क्या करनी है आपको। नोट्स में नहीं, मैंने पीडीएफ भेजी तो है बेटा, वही नोट्स है ना। और एक बात है उमेश, अगर आपने नहीं किया अब क्या करना चाहिए आप बताइए। आपको खुद पढ़ना चाहिए ना उसको, अपने प्रॉब्लम्स क्लियर करने चाहिए, या फिर हर दफा जब हम कोई बात पूछे हम ये कह रहे मैं तो आया ही देर से था, तो फाइनल एग्जाम में तो आप ये रीजन नहीं देंगे ना। इस लेक्चर में कि सर ने कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब आपसे जो कहा जा रहा है वो ये है कि आपको जो पीडीएफ फाइल्स दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ें, और उसमें से कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी ना समझ में आए उसमें से, और फिर आप लेक्चर्स के लिए भी बोलते रहें, मिल जाएंगे आपको लेक्चर्स, ठीक है। आपको चाहिए है हार्ड कॉपी, तो मिल गई है पीडीएफ फिर। चलिए मैं बात कर लूंगी। फिलहाल टेस्ट के लिए वजह से मैंने अभी फॉरन भेजी थी, मैं उसकी हार्ड कॉपी बनवा के दे दूंगी आपको।
बुक खोलो। रोज लाना था बड़ी भी थी और बॉडी पेन भी हो रहा था मेरा बैग अब कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए मैथ्स, इसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए आज भी आया मैंने क्लास में तुम्हारी तबीयत सही हो और ना हो तो वर्चुअल में रहो, बट डोंट मिस एनी क्लास, तुम्हारा अपना नुकसान होगा। 9th का कोर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और पूरा बुरी तरह से फैला हुआ कोर्स होता है। 9th इज far more difficult than class 10, what I feel is. क्लास 10 में एक चैप्टर खत्म होता है, वो खत्म ही हो जाता है। 9th के तो मुझे लगता है चैप्टर हर दूसरे चैप्टर से मिले हुए भी हैं। अब डाइजेशन में भी अभी एंजाइम्स की इतनी सारी बातें होंगी कि एंजाइम ना करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। आई बस मत कोई क्लास मिस नहीं करो तुम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ मिस किए गए। अगर नहीं आ रहे हैं, तबीयत सही नहीं है तो वर्चुअल में रहें, बट डोंट मिस एनी ऑफ द क्लास। ये चीजें जो रह गई हैं आप लोगों की, मैं बाद में रिपीट करा दूंगी। समझ आई बात? जो सेल है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा रिपीट करा दूंगी, लेकिन अब कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। मिस रूट की एडेप्टेशंस क्या होती हैं? लिसन, रूट जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है? रूट मेनली एक प्लांट सेल ही है, जैसे और प्लांट सेल होते हैं, बट एडेप्टेशन ये है कि रबाब आप भी देखना चाहें तो देख लें। यस रबाब, आप क्या कह रही हैं? पहले आप पूछ लें। मिस मुझे पूछना था कि पूरी वर्कशीट आपको सेंड करनी है। आप प्लीज थोड़ा जोर से बोले। मिस ये पूरी वर्कशीट सेंड करनी है आपको, अगर हो जाए तो। सेंड कहाँ करना है? व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं इन लोगों को रूट हेयर की एडेप्टेशन बता रही हूँ, अगर आपको देखनी है तो आप भी सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उस क्लास में मौजूद नहीं थे जिसमें ये पढ़ाया गया है। ये पार्ट कहाँ है? रूट हेयर इज बेसिकली, रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट जो प्लांट के जो सॉइल के अंदर होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो शूट है और सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है, दिस इज नोन एज रूट, ये रूट कहलाता है। अगर हम रूट का एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है रूट में दैट इट कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो रूट हेयर, एक रूट सेल एक ऐसे ही नॉर्मल सेल है जैसे कोई भी प्लांट सेल होता है। सेल वॉल, अंदर उसके सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर मौजूद एक बड़ा सा वैक्यूल और एक छोटा सा न्यूक्लियस। सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि किसी भी प्लांट सेल में होती है। एडेप्टेशन क्या हुई है इसमें? एडेप्टेशन ये हुई है कि एक साइड से उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल थोड़ा सा एलोंगेट हो गया है, लंबा हो गया है। लाइक ये अगर सेल वॉल है, ये इतनी ज्यादा आगे जाके लंबी हो गई है, ठीक है? उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी एलोंगेट हो गई है अलोंग विद द सेल वॉल, पूरा स्ट्रक्चर ही। और वैक्यूल भी जो है वो साइज में बड़ा हो गया है एज कंपेयर टू जो सिर्फ अंदर साइटोप्लाज्म में था, अब वो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में भी चला गया है। ये उसमें इलोंगेशन हो गई है। दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। इसको स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आया है और इस चेंज के लाने की वजह है। एडेप्टेशन, जब भी किसी चीज के स्ट्रक्चर में एडेप्टेशन होती है तो वो एडेप्टेशन इसलिए होती है ताकि वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करे। अब हमने पढ़ा था कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। इस सेल में अगर ये नॉर्मल सेल सिर्फ ऐसे ही सेल होता है, ये वाला सेल होता है, ठीक है, ये जैसे एक नॉर्मल प्लांट सेल होता है वैसा होता, तो इसमें एब्जॉर्प्शन किन साइड से होती? इस साइड से एब्जॉर्प्शन होती, इस साइड से होती, इस साइड से होती, इस साइड से होती। अब जो सेल है उसमें कहां से हो रही है?
यहाँ से हो रही है, 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 ऑटोमेटिकली ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं प्रोट्रूजन। ये जो रूट हेयर बना है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बड़ी सी एक थ्रेड और आगे निकल गया है स्ट्रक्चर में, दिस इज नोन एज रूट प्रोट्रूजन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया हैज इंक्रीज, दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, अब वो हर जगह से वाटर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, ये रूट हेयर सेल की एडेप्टेशन है। इसके अलावा हमें दो और एडेप्टेशन पढ़नी है और हमने पढ़ी है ऑलरेडी। एक हमने पढ़ी है रेड ब्लड सेल की एडेप्टेशन, रेड ब्लड सेल, उसमें क्या स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है और सप्लाई करता है बॉडी को। सेकंड हमने पढ़ी थी जाइलम सेल की, और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस क्लास में कौन कौन मौजूद था स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की क्लास में। ठीक है, समझना है आपको रूट हेयर, रेड ब्लड सेल, जाइलम सेल, जाइलम सेल समझना है, रेड ब्लड सेल मालूम है। बताएं क्या क्या होती है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इस वजह से वो नैरो ट्यूब में मूव करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्ट्रक्चर में क्या चीज है, स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल से हटके क्यों है, क्या चीज डिफरेंट है। दे आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक यानी इस तरह से डिस्क लाइक होता है, और अगर हम साइड से देखते हैं तो वो बाइकॉन्केव है। बाइकॉन्केव का मतलब होता है लाइक दिस, ये इस तरह से, जैसे फेंटा की टॉफी होती है। ठीक है, because of this structure it becomes flexible and now it can move through the small diameter of the blood vessels also। आराम से ये small blood vessels, जितनी भी blood vessels हैं उनसे ये RBCs flexible move करते हैं, छोटी सी छोटी जगह पे move कर देते हैं। एक तो ये बात होती है। सेकेंडली ये बात होती है कि इसमें inside the cell cytoplasm is present like other cell but no nucleus is present, यानी ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब ये है कि अब साइटोप्लाज्म पूरा सिर्फ साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस की जगह पे भी क्या है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक पिगमेंट होता है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन, उस पिगमेंट को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन ही बेसिकली ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो अब क्योंकि पूरे में सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म यानी सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन है, तो इसका मतलब ये आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है और ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है जबकि हर सेल में होता है, लेकिन उस न्यूक्लियस की जगह भी साइटोप्लाज्म ने ले ली है, तो अब ज्यादा साइटोप्लाज्म है, ज्यादा हीमोग्लोबिन है, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो जाएगी। नेक्स्ट है जाइलम सेल। जाइलम सेल में क्या वो होता है, जाइलम सेल इज आल्सो प्लांट सेल। रेड ब्लड सेल एनिमल सेल की एडेप्टेशन थी, जाइलम सेल प्लांट सेल की एडेप्टेशन है। इसमें ये हुआ है कि जो सेल्स हैं नॉर्मल प्लांट सेल, उनके साइटोप्लाज्म ड्राई हो गए हैं, और ड्राई होने के बाद उनकी वॉल्स जो है वो हार्ड हो गई है। ठीक है, साइटोप्लाज्म सारा ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद वॉल पे चला गया और वॉल जो है क्या हो गई है, हार्ड हो गई है। इनके जो सेंटर की मिडिल लेमेला है वो भी खत्म हो चुकी है, एंड नाउ जो इनकी साइड वॉल्स हैं ये तो हार्ड हैं बट द सेंटर इज एम्प्टी। अब जाइलम जो है वो क्या काम करेगा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। और क्यों कर रहा है वो, इसलिए कर रहा है कि नाउ इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक अ वेसल, एक खाली एम्प्टी ट्यूब की तरह है जिससे वाटर आसानी से ऊपर जाएगा। अगर इस पे साइटोप्लाज्म होता तो वाटर को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती, साइटोप्लाज्म में आता, फिर एक सेल को जब वो भर देता तो फिर दूसरे में जाता, इतने लॉन्ग प्रोसीजर के बाद वाटर मूव करता। अब पूरा सेल खाली है, ड्राई है और एक पाइप जैसा काम कर रहा है, अब आसानी से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन ऑफ जाइलम सेल। आई बात समझ? अब देखिए रूट हेयर सेल का,
कौन सा पेज नंबर बताओ मुझे, पेज नंबर 2, 1 मिनट, क्या नहीं आ रहा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वेरी गुड, अच्छा हुआ पूछा, बताइए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मनीषा, लाइबा क्या होने वाला है टेस्ट में परसों, लाइबा स्कूल के टेस्ट में क्या दिया था, तो फिर आया क्या था स्कूल में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर, सेल अभी उसमें नहीं है, और जो चैप्टर आए थे वो आ ही नहीं रहे पेपर में, 2 क्लास एक्टिविटी के थे, थोड़ा स्कूल वाला असेसमेंट्स ले रहे हैं, वहाँ पे भी क्लास एक्टिविटी भी ले रहे हैं वो, एग्जाम में ले रहे हैं, वहाँ पे भी ले रहे हैं। मैंने तो सुना नहीं, ले रहे हैं वो लोग, मैंने वैसे में पढ़ाया और कराया शुरू कराया उसे। अच्छा सुनिए, हम क्या बात कर रहे हैं किसकी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, देखो मैं सेल मेम्ब्रेन से बता देती हूँ क्या चीज कहाँ से जा रही है, ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और ये आज के बाद ना मैं ये कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, ये यहाँ भी नहीं हुआ है, वहां भी नहीं हुआ है, स्कूल में कुछ हो ना हो, यहाँ पे तो हो रहा है सब कुछ, और जो हो रहा है वो आपको पढ़ना भी है और आपको याद भी करना है, इसके अलावा आज के बाद ना मैं ये कभी सुनू ही नहीं कि ये तो हमने किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो भी करना है आप करना है, नहीं किया है ये बहाना फाइनल एग्जाम में भी नहीं जाएगा, तो आप करना ही है तो करना है। ये था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं और आपको पीडीएफ में भी दिया गया है और हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये जो इसके राउंडेड स्ट्रक्चर है ये है फॉस्फेट ग्रुप और ये है लिपिड पार्ट्स, ठीक है, और बीच बीच में जो ये लगे हुए हैं दीज आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स है, एक प्रोटीन ये है और ये दूसरा प्रोटीन है, दूसरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये वाला प्रोटीन जिसमें बीच में पैसेज है ये कहलाता है चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और ये प्रोटीन जिसमें इस तरह से आगे से रास्ता बंद है और सिर्फ यहाँ पे पैसेज है, दिस इज नोन एज कैरियर प्रोटीन, इसे कहते हैं कैरियर प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे ये सर्कुलर पार्ट और दिस पार्ट, इनमें से दिस इज फॉस्फो पार्ट, फॉस्फेट, एंड दिस पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज लिपिड, ठीक है, मैं दोबारा बना रही हूँ, देखो ये एक ये सर्कुलर पार्ट है और ये बाकी का पार्ट है, दिस इज द फॉस्फेट पार्ट, फॉस्फेट, और ये है लिपिड पार्ट, और इसीलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं, फॉस्फो ये, लिपिड ये, और बाइलेयर क्यों, क्योंकि एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, therefore it is known as phospholipid bilayer, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या चीजें इसमें से पास होने वाली है, सबसे पहले जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उससे जो मटेरियल पास होता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, वो मटेरियल क्या है, वो है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, वो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे कैन पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और मूवमेंट कैसी होती है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, सही है, सही है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज डिफ्यूजन, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। हो गई ये बात, अब देखें बाकी क्या चीजें रह गई, अब सेल में और जो चीज मूव करनी है वो है ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं पोलर एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स, पोलर और लार्जर मॉलिक्यूल्स कभी भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से पास नहीं होते, फिर वो कहां से पास होंगे, वो पास होते हैं थ्रू द प्रोटीन चैनल, चैनल प्रोटीन से और कैरियर प्रोटीन से,
बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। बात समझ आई? अच्छा, मूवमेंट यहाँ पे भी वही होगी, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन। So the movement of glucose molecules from the proteins is known as facilitated diffusion. इसे कहते हैं facilitated diffusion। सही है? अच्छा, अब ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगी, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है। बिल्कुल अलग नहीं है, मतलब वो है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और वो मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की भी वैसे ही होती है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई वाटर मॉलिक्यूल पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। सही है? दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस, इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब थर्ड चीज क्या रह गई? एक चीज तो ये हो गई डिफ्यूजन, सेकंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड इज ऑस्मोसिस। फोर्थ चीज क्या है? द फोर्थ थिंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होती है थ्रू प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। किस चीज की मूवमेंट होती है? पे अटेंशन, पहले सुन ले, बाद में नोट कीजिएगा। किस चीज की मूवमेंट होती है? आयंस की। आयंस क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। आयंस ये मूव करेंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो नहीं मूव करने देगी, क्योंकि वो सिर्फ नॉन पोलर को मूव करने देती है, और नॉन पोलर सिर्फ और सिर्फ क्या है? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो वो कहां से पास होंगे? अगेन दे आल्सो पास थ्रू द प्रोटीन्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज है, और चेंज ये है कि मूवमेंट होती है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सही है? आपका नाम क्या है? अब्दुल अहद। बात समझ आ गई है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये लो टू हाई है, इसे हम कहते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। और जो चीज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, उसमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें आपको दोबारा बता दी हैं, प्लीज इसको अच्छी तरह से समझ लें आप लोग। मिस जी रबाब। मिस जो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट बी का, पार्ट बी का उसमें 3 फैक्टर्स वो बताना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें सरफेस एरिया आ क्या सकता है? है इसमें? स्टेट 3 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू मेम्ब्रेन। एक तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मिस सरफेस हो सकता है? आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है, तो जो मैं बता रही हूँ आप वो फिर सुन लें। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है इसमें, फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल, type of a molecule, and मिस सरफेस एरिया हो सकता है? सॉरी, सरफेस एरिया। हाँ, सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए आप लोग अब करके जो लेके आएंगे ना, वो एक्टिव पैसिव की लेके आइएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ये वर्कशीट जब तक पूरी नहीं होती बैग में रहनी चाहिए। जिस दिन वक्त मिलेगा मैं ये निकलवा के करवाऊंगी। मुझे उस दिन ये सुनने को ना मिले मिस वर्कशीट घर पे भूल के आ गए। सही है? जिस दिन आप आएंगे अपनी बायोलॉजी की लेक्चर कॉपी में से रखें। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ाती रहूंगी कंटिन्यू। जिस दिन भी टाइम मिलेगा पढ़ाने के बाद मैं ये वर्कशीट करवाऊंगी। मिस मैं कह रही हूँ उसको बैग में ही रखोगी। ये तो हो गई नहीं तुम अभी, ये जब तक नहीं हो रही है ये बैग में ही रहेगी। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। वेरी गुड। मिस ठीक है जी रबाब। मिस जो सेल एंड टिश्यू का चैप्टर है, उसमें एपिथेलियल मस्कुलर टिश्यूज भी हैं।
रबाब, मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। क्या ऐसा हो सकता है रबाब कि आप अपनी बात जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, प्राइवेट में भेज दो तो मुझे अपनी वॉइस ओवर के साथ, ठीक है? मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगी। मुझे इस लैपटॉप से आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। जी ठीक है, थैंक यू। आप मीटिंग लीव कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज।